नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हेलो डॉक्टर में। और इस बार भी मेरे साथ है विशेषज्ञ डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति महोबिया जी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम इनका। स्वागत है मैम आपका। आज का जो हमारा विषय है वो है स्त्री रोग, कोविड-19 एवं स्त्री रोग से संबंधित बीमारियों से बचाव और इसके उपाय। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोई स्त्री अगर गर्भवती है तो उसे अपनी देखरेख कैसी करनी चाहिए? मैं बताना चाहूँगी, जैसे अभी कोरोना है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जैसे मुंह से नाक से जो इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें हम प्रेग्नेंट फीमेल्स को कहते हैं कि अगर ज़रूरी है तभी आप घर से बाहर निकलिए, अगर ज़रूरी नहीं है तो घर पे रहें। जब भी कभी अगर डॉक्टर से जो विज़िट है उसके लिए आप बाहर जा रहे हैं, डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, तो आप वहाँ प्रायर अपॉइंटमेंट बुक करिए, जिससे कि आपको वहाँ बहुत देर बैठना ना पड़े। आप रेगुलरली अपने हाथ साबुन से या फिर सैनिटाइज़र से क्लीन करते रहिए। जब भी कहीं जाते हैं तो मास्क लगा करके जाएं। अपना पानी अच्छे से पिएं, अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए अपनी डाइट पे बहुत अच्छा ध्यान दें। जी जी बिल्कुल। और गर्भवतियों को तो इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और कोविड-19 के टाइम में तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी खतरा हो सकता है क्या कोविड-19 से? देखिए, ऐसे अभी कोई भी स्टडी नहीं आई है जो ये बता रही है कि ये कोविड-19 जो है माँ से बच्चे को फैल सकता है। पर फिर भी जैसे ये बीमारी नई है जिसके बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें जानी हुई नहीं हैं, तो सावधानी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पर बहुत पैनिक भी ना हो, क्योंकि अभी कोई भी स्टडी नहीं आई है कि माँ से बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के समय हो सकता है। तो थोड़ी देर में हमारे पास जो दर्शक हैं उनके भी कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए मैम, पहला कॉल हमारे पास आ भी चुका है। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम ईश्वर प्रसाद साहू मीनवा से बोल रहे हैं, मीनवा जिला रायपुर छत्तीसगढ़। ईश्वर जी बात कर रहे हैं रायपुर से। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, इस कोविड-19 बीमारी के चलते हम अपने खान पान पर किस प्रकार से ध्यान दें? जी जी, खान पान पर ध्यान। हाँ जी, आपको मैंने बताया, आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो जैसे आप फल हैं, सब्जियां हैं, फल में खास करके खट्टे फल हैं वो आप रेगुलर लीजिए, जैसे संतरा, मौसम्बी, आंवला, नींबू, ये रेगुलर लीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। फल रेगुलर, दूसरे फल भी खाते रहिए। दूध की चीज़ें, ड्राई फ्रूट, ये रेगुलर लीजिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। एंड थोड़ा ना थोड़ा आप जैसे ध्यान दें कि पानी पीते रहें। और जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, जैसे जो हम घर में काढ़ा बनाते हैं, वो आप बीच बीच में वो ले सकते हैं, जो जिसमें तुलसी, अदरक, शहद, गुड़, ये सब तुलसी पत्ता वगैरह डाल के जो काढ़ा बनाते हैं, वो सच में इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। तो जैसा कि अभी कहा भी जा रहा है कि जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, पुराना जो कल्चर है, वो अभी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है हमारे लिए। और मैम ने जैसा कि बताया कि अदरक वगैरह जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो रही है हमारे लिए। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो गर्भवती नहीं, जो माँ है नवजात शिशु की, तो उन्हें अगर कोरोना हो गया है तो वो अपने बच्चे को किस तरह दूध पिलाए, या फिर कोई इन्फेक्टेड बच्चा है तो उसे माँ कैसे अपना दूध पिला सकती है? देखिए, अगर कोविड पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में हम प्रेफर करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर माँ का दूध अगर एक्सट्रैक्ट करके, जैसे ब्रेस्ट पंप के जरिए निकाल करके अगर बच्चे को दिया जाता है तो ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। अदरवाइज़ आप ब्रेस्ट मुंह पे मास्क लगा करके, हाथ सैनिटाइज करके, हैंड हाइजीन का ध्यान रख करके डायरेक्टली ब्रेस्ट से भी मदर बच्चे को दूध दे सकती है। पर जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है उसको हमेशा प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा। पर ये सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में जो कि प्रूवन कोविड पॉजिटिव हैं। अगर आप जस्ट एक इस ड्यूरेशन की बात करें कि आपकी अभी डिलीवरी हुई है और आपको क्या प्रोटेक्शन लेना है, तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोरोना का इन्फेक्शन पॉजिटिव नहीं है, तो आप रूटीन वे में अपना हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए, सफाई का ध्यान रखिए, और बच्चे को अपना दूध आप आराम से दे सकती हैं। बिल्कुल, तो ऐसे टाइम पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैम, एक बार और फ़ोन हमारे पास आ चुका है। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? जी, मैं नमस्ते मैम, मैं आपकी प्यारी बोल रही हूँ। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि क्या बच्चों को अपनी माँ से कोरोना फैल सकता है या फिर नहीं, या फिर उसके उपाय क्या है बचने के लिए? जी मैम, जैसा कि इस बारे में हमने चर्चा की कि क्या माँ से बच्चे को फैल सकता है और उपाय और क्या क्या हो सकते हैं सावधानियों के। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी दे दिया है। सिर्फ ये ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैलता है, तो मुंह से और नाक से जो हमारे श्वास से जो कीटाणु निकलते हैं वो बच्चे को जा सकते हैं।
तो हमें अगर कोई मदर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली उसको अपन को आइसोलेट करके रखना है, बच्चे को उससे दूर रखना है। छोटे बच्चे जो एकदम छोटे जो माँ का दूध पीते हैं उसमें माँ का दूध निकाल करके अलग से बच्चे को पिलाया जा सकता है। और अगर आपको कोई बेसिक जनरल आप सावधानी की बात कर रही हैं तो बस आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, अपने इम्यूनिटी मेंटेन रखिए और बच्चे को आप अपना दूध पिलाते रहिए। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया वैसा थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मैम मैं आपसे इसी से संबंधित और भी जानना चाहूँगी कि जो नवजात बच्चा है घर पर, छोटा अगर बच्चा है तो ऐसे भी लोग नॉर्मली घबराए रहते हैं, तो इस टाइम पर क्या एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए उनकी? जी ज़रूर। हम जैसे देखिए हमें जनरल हाइजीन जो मैंने बताया कि घर के जितने भी लोग हैं जब बच्चे को छूते हैं तो हाथ धो करके छुएं, साबुन से अच्छे से आपको घिस करके करीब 20 सेकंड तक हाथ धोना है, या सैनिटाइज़र लगा रहे हैं तो हाथ को लगा सैनिटाइज़र लगा करके कुछ देर रुकना है, उसको उसका असर आने देना है। और अगर एकदम छोटे बच्चे को आप छू रहे हैं तो हाथ धो करके यूज़ करिए। बच्चे के कपड़े सारे धुले हुए होने चाहिए, खास करके जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके कपड़े जैसे धोने के बाद हम लोग सलाह देते हैं कि डेटॉल के पानी से निकाल करके उसे धूप में सुखा लीजिए। और कोशिश करें अगर माँ एकदम स्वस्थ है तो सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को पिलाएं, ऊपर का दूध ना दें। बच्चे का साफ सफाई का ध्यान रखें, बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। जैसे हम चाहते हैं कि आप घर पे बच्चे का अच्छा ध्यान रखें, बच्चा बीमार ना हो, आपको बच्चे को घर से बाहर ना ले जाना पड़े। तो डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, वहाँ पे कोई और इन्फेक्टेड पेशेंट है, उससे नया बच्चा जो है न्यूबॉर्न बेबी है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो माँ का दूध अच्छे से दें, बहुत ठंडे एटमॉस्फेयर में ना रखें बच्चे को। उसके अलावा रोज़ सुबह की धूप जो होती है 9 बजे से 10 बजे की धूप जो रहती है 15-20 मिनट बच्चे को धूप में रखें, वो भी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। जी जी। और जैसा कि कहा गया है कि जो सुबह सुबह की धूप है, खुली खुली हवाएं हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एज पॉजिटिव ही काम करती है। और मैम मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा है कि माँ का दूध ही पिलाना चाहिए बच्चे को, ऐसे में अगर कई माँओं को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें प्रॉपर दूध नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे को क्या खिलाए या फिर पिलाए? देखिए बहुत हद तक तो मुझे लगता है कि हमें मोटिवेटेड होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। जैसे बहुत सारे पेशेंट कई बार क्या होता है वो बहुत परेशान हो जाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं, थोड़ा रिलक्टेंस बच्चा पी नहीं रहा। तो जो शुरू के 10-15 दिन हैं उसमें महिला को खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होना चाहिए, घर वालों को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो जो महिला है खुद वो परेशान है, उसको पेन हो रहा है। जिस भी तरीके से नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी हुई तो खुद भी परेशान है। जी। और कई बार जैसे बच्चा बहुत कोऑपरेटिव वे में फीड नहीं ले रहा है तो उनका जो इंटरेस्ट है वो ग्रेजुअली कम होने लगता है। तो उसमें खुद को मोटिवेटेड रखना है, खाना अच्छे से लेना है, उनको अच्छी कैलोरी जो है लेनी रहती है। तो उसमें हम कहते हैं कि आप अच्छा खाना लें, ड्राई फ्रूट्स लें, 3 से 4 ग्लास दूध लें, फिर आपका जो है दलिया है, ये सब चीज़ें जो है दूध बढ़ाने में मदद करता है। पपीता है दूध बढ़ाने में मदद करता है। प्लस शतावरी पाउडर आता है वो आप रेगुलर लें। पानी बहुत सारा पिए, तो अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है, आपका कैलोरी डाइट अच्छा हो रहा है तो आपको दूध अच्छा आने लगेगा। और भी इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बच्चे को पिलाते जाएं। ये एक प्रोसेस है, जैसे आप पिलाते जाते हैं तो और दूध आता जाता है। अगर कम पिलाते हैं तो कम दूध आता है। तो रेगुलर दूध पिलाइए। अगर उसके बावजूद अगर किसी वजह से दूध नहीं आ रहा है तो डॉक्टर की सलाह से जो फार्मूला मिल्क होता है उसको आपको कैसे किस अमाउंट में प्रिपेयर करना है, किस अनुपात में पानी डालना है, कितना पाउडर डालना है, कटोरी चम्मच को उबालना रहता है हर बार यूज़ से पहले। जो पानी है जो बच्चे का दूध बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको गर्म अच्छे से खौला करके फिर उसको ठंडा करके उसको यूज़ करना रहता है। जी जी। मैम अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, शायद ये हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैम ने जैसा कि बताया है कि दूध बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे खान पान है, उसे फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैम जैसे कि हमें सुनने में आया था कि एक बच्चे को सिर्फ हॉस्पिटल ले जाने से ही कोरोना की बीमारी हो गई थी, तो अगर नवजात बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इसके लिए? देखिए मैं बोलूँ जैसे अब डॉक्टर जो हैं जिनके पास आप जाना चाह रहे हैं, पहले आप उनसे प्रायर अपॉइंटमेंट बुक करिए। कि आजकल सारे डॉक्टर, बहुत सारा तो डॉक्टर्स आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से। तो अगर आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकता है, जैसे बहुत छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप हॉस्पिटल मत जाइए, छोटी मोटी चीज़ों के बच्चे को घर से बाहर मत निकालिए। अगर किसी कुछ ज़्यादा परेशानी है जिसमें आप जाना है तो ऑब्वियसली आपको अपना जो सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, बच्चे को अच्छे से कवर करके लेके जाइए, प्रायर अपॉइंटमेंट बुक करिए डॉक्टर से, जैसे आपको वहाँ वेटिंग ना करना पड़े।
एंड फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जो ज़रूरी जानकारी आपको मिलती है, जो दवाइयाँ मिलती हैं, उसको फॉलो करिए। मैम जैसा कि हम मास्क पहन कर जाते हैं ताकि सांस के थ्रू अंदर ना जाए, तो बच्चे के लिए क्या करना ज़रूरी है, कैसे वो उसको रोक सके कि सांस के थ्रू अंदर ना जाए ये चीज़? आप खुद कवर करिए, अपना फेस कवर करिए, आपके साथ में जो दूसरे लोग हैं वो मास्क लगाएं। बच्चे को डायरेक्टली मास्क पहनाने के लिए मैं मना करूँगी, कुछ आप जनरल कवर करके लेकर के जाइए बच्चे को। जी जी बिल्कुल, तो ये चीज़ जाननी काफ़ी ज़रूरी है कि बच्चे को डायरेक्टली मास्क नहीं पहनाना है। मैम हमारे साथ एक अभी कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं मानवेंद्र साहू बांधा राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। मानवेंद्र जी राजनांदगांव से, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? पर देखा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ से ग्रामीणों में महिलाओं को कैंसर बहुत हो रहा है मैडम जी, हम किस प्रकार बच सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। जी जी मैम, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि छत्तीसगढ़ के एरिया में ज़्यादा ही मात्रा में कैंसर में महिलाओं में पाया जाता है, तो कैसे बचें इनसे? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहूँगी कि अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। एक कैंसर होता है जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं जी। ये छत्तीसगढ़ में सच में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बीमारी हो गई है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको तो उसका इलाज करना पड़ेगा। पर अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो उस पर अगर हम काम करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो कारण अगर देखे जाएं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के, तो बहुत कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है, बहुत कम उम्र में बच्चे हो जाते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, बहुत जैसे उनको बीच बीच में अबॉर्शन करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसमें बच्चेदानी के मुंह पे क्षति पहुंच रही है, उसमें बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो है शादी जो होती है लड़की की, उसमें कम से कम उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। उसके जो बच्चे हैं वो आप प्लान करके करें कि जैसे हमें 2 बच्चे चाहिए या 3 बच्चे चाहिए, तो फैमिली प्लानिंग का साधन आप यूज़ करिए, जिससे आपको बेवजह अबॉर्शन ना कराना पड़े। जब भी कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे सफ़ेद पानी आ रहा है, कई बार महिलाएं उसको इग्नोर कर रही होती हैं, तो कभी कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, उसका ट्रीटमेंट लें। एंड इसके अलावा बच्चेदानी के कैंसर से बचने के लिए, मुंह के कैंसर से बचने के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। तो वो वैक्सीन जो है कम उम्र की महिलाओं को जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर उससे पहले अगर दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन कर सकता है इसका। मैम तो ये जैसे कि आपने वैक्सीन की बात बताई है, तो क्या जनरली कोई भी जाकर विजिट कर सकता है और इस वैक्सीन के बारे में पूछ सकता है डॉक्टर से? बिल्कुल, जो लड़कियां जो 14 साल से छोटी हैं और जो लड़कियां जिन 14 साल से बड़ी हैं पर उनकी शादी नहीं हुई है, अगर उन्हें वैक्सीन दी जाती है तो 14, अगर लड़की है 9 से 14 साल के बीच की उम्र की लड़की है, अगर उसको वैक्सीन के 2 डोजेस दिए जाते हैं, और जो लड़कियां 14 साल से ज़्यादा बड़ी हैं उनको 3 डोजेस वैक्सीन के दिए जाते हैं। ये आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनसे कंसल्ट करके ये वैक्सीन ले सकते हैं। ये वैक्सीन प्रेफरेबली शादी से पहले दे दी जाए, जैसे आपका तो ज़्यादा तो बहुत अच्छा कारगर रहेगा। मैम हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कीर्तन कुमार चौहान बोल रहा था, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। जी जी कीर्तन जी रायगढ़ से हैं, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? जैसे मैडम जी हम लोग कहीं जा रहे हैं, घर की महिला लोग भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किराना दुकान से सामान भी ला रहे हैं, फल वगैरह, सब्जी वगैरह, जी, तो क्या उससे भी कोरोना फैलने का डर है क्या? क्या उससे क्या सावधानी बरतना चाहिए? जैसे तालाब में भी नहाने के लिए जा रहे हैं तो उससे क्या सावधानी बरतना जी चाहिए? जी मैम, ये सवाल काफ़ी आ रहा है कि तालाब में नहाने से क्या नुकसान है, और बाहर सब्जियां लेने जा रहे हैं तो क्या इसमें क्या कहने सावधानी रखनी चाहिए? तालाब में नहाने से बीमारी फैल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर कोई पेशेंट जिसको इन्फेक्शन है, अगर वो उस तालाब में नहा रहा है और आप भी उसी तालाब में नहा रहे हैं, तो ये बीमारी आपको फैल सकती है। तालाब में नहाना कभी भी मतलब हाइजीन पॉइंट से ठीक नॉर्मली भी हाइजीन नहीं होता, नॉर्मल भी इसमें नहीं करना चाहिए, तालाब में नहीं नहाना चाहिए। तो वो आप तो अवॉइड करिए, खास करके इस समय तो और भी ज़्यादा सावधानी लेनी चाहिए। रह गई बात सब्जियां जो आप लेके आते हैं, सब्जी से कोरोना नहीं फैलेगा या फल से सब क्या कोरोना नहीं फैलेगा। ओनली थिंग जैसे आप जो हैंडलिंग हो रही है, जैसे किसी ने उसको उठाया है अपने हाथ से, अगर उसके हाथ सैनिटाइज नहीं है तो प्रेफरेबली आप घर लाइए सब्जियां, उनको धो करके थोड़ी देर धूप में रख दीजिए और फिर उसके बाद फिर यूज़ करिए। और जैसे कि थैले वगैरह हैं वो भी एक हाथ से कई हाथों में जा रहे, सब्जी वाला ही उसे पकड़ लेता है कई बार, तो बस आप हाइजीन का ध्यान रखिए, आप अपना हाथ धोते रहिए, जो सामान आप ला रहे हैं उसे आप, और कोशिश करिए आप बार बार मार्केट मत जाइए। आप जैसे हफ्ते में एक बार घर से बाहर निकलिए। अब जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई है वो हमारी मदद के लिए ही है, हमारी सावधानी के लिए है।
तो आप उसको फॉलो करिए, कोशिश करिए हफ्ते भर का राशन आप एक साथ ले आइए घर पे, जिससे आपको बार बार बाहर ना जाना पड़े। जो सामान ला रहे हैं उसको धो करके प्रॉपर्ली सुखा करके फिर घर के अंदर लीजिए। जी जी, हम बाहर जाएंगे तो बीमारियां तो फैलेंगी ही, इसीलिए अगर बाहर जा भी रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान बिल्कुल रखिएगा। अभी थोड़ा सा हम ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद मैम से बातें कंटिन्यू करेंगे। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति महोबिया जी, जो कोविड-19 और स्त्री रोग से जुड़े हुए सवालों के बारे में आप सभी के जवाब बता रही हैं और जानकारियां दे रही हैं। तो मैम, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बार फिर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैडम, ऐसे कुछ सवाल है। जी जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रजऊ साहू, जिला कबीरधाम, ग्राम जरानवा। जी रजऊ जी है जिला कबीर धाम से, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? तो मैडम, अपने गांव में महिलाओं से बहुत हिंसा कर रहे हैं, इसके बारे में आपको पूछ रहा हूँ कैसे किया जाए ऐसे करके। हम समझ नहीं पाए, आप एक बार प्लीज अपना सवाल दोहराइएगा। मैडम, गांव में जो महिलाओं है ना, उनके ऊपर बहुत कैंसर आ रहे हैं, तो कैंसर को कैसे कर जाए ऐसे करके आपसे पूछ रहे हैं मैडम। जी जी, इनके गांव में महिलाओं में कैंसर काफ़ी फैल रहा है, तो कैसे इनसे वो बच सकते हैं? देखिए, जैसे ना मैंने अभी बच्चेदानी में मुंह में जो कैंसर होता है उससे बचने के लिए बताया, सावधानियां बताई कि बच्चेदानी के मुंह से बचने के लिए वैक्सीन लिया जा सकता है जी। शादी की उम्र डिसाइड कर सकते हैं कि 18 साल के बाद शादी करें, फैमिली प्लानिंग का ध्यान रखें जी। फिर अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है, जैसे अगर कोई महिला है जिसको सफ़ेद पानी की परेशानी है, तो आप डॉक्टर से मिलें, उसका इलाज कराएं। बच्चेदानी के मुंह पे जो कैंसर होता है उसके प्रिवेंशन के लिए बच्चेदानी के मुंह पे जो पानी निकलता है उसको पैप स्मीयर बोलते हैं, वो एक टेस्ट होता है जी। वो साल में एक बार सभी महिलाओं को कराना चाहिए। तो जैसे आपको सलाह देंगे कि आप साल में एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें, उसमें आपके ब्रेस्ट का चेकअप होता है कि सीने में कोई गठान तो नहीं हो रही है, फिर बच्चेदानी की सोनोग्राफी होती है कि उसमें कोई गठान तो नहीं है, ओवरी जो अंडाशय होता है उसमें कोई गठान तो नहीं है, और बच्चेदानी का जो मुंह होता है वहाँ से जो पानी निकलता है जिसको पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं, वो करने के लिए कहते हैं। उसमें अगर कुछ एबनॉर्मल सेल्स मिल रहे हैं, तो जो कि अब जैसे कैंसर होने के करीब 4 से 5 साल पहले उसके बारे में जानकारी हो सकती है, और उसका शुरुआती स्तर पे अगर हमें जानकारी मिल जाती है तो उसका इलाज भी बहुत सरल हो जाता है। तो कैंसर होने के 4 से 5 साल पहले ही जानकारी मिलना संभव है, तो सभी को एक रूटीन टेस्ट कराना चाहिए, जैसा कि मैम ने बताया है। मैम, अब मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं में कितने प्रकार के कैंसर होते हैं कॉमनली? बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, दूसरा होता है ओवेरियन कैंसर जो अंडेदानी होती है उसमें गठान बन जाती है जी। ये जो है आमतौर पे जब बड़ी उम्र की महिलाएं हो जाती हैं उसके बाद होता है, ये उतना कॉमन नहीं है। जो सर्वाइकल कैंसर है ये बहुत कॉमन है। दूसरा होता है जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, जो उसमें आमतौर पे महिलाओं को थोड़ी हैवी ब्लीडिंग वगैरह की परेशानी होती है, अनियमित मासिक होता है। चौथा होता है ब्रेस्ट का कैंसर,
ब्रेस्ट का कैंसर आमतौर पे बहुत कॉमन मिल रहा है जी। जैसे अगर इसके लिए हम सलाह देते हैं कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सीख लें डॉक्टर से मिल करके। जी। तो जैसे हर महीने मासिक आने के तुरंत बाद जब महीना साफ़ हो जाता है उसके बाद अगर महिला अपने ब्रेस्ट को कैसे देखना है, कैसे जांच करना है, आप अपने डॉक्टर से सीख लें। तो अगर आपको कोई गठान डेवलप हो रही है जैसे शुरुआती स्तर पे, आपको खुद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हर महीने आप जांच कर रहे हैं। तो अगर किसी शुरुआती स्तर पे कोई गठान बनती दिख रही है तो आपको सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो आप डॉक्टर से मिलें, फिर डॉक्टर फर्दर आप उसके टेस्ट वगैरह करके उसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि वो गठान कुछ ख़राब गठान है या साधारण गठान है। मैं ये कहना चाहूँगी कोई भी कैंसर जानलेवा नहीं होता है जब तक आप वो बढ़ता नहीं है। परेशानी क्या होती है, ज़्यादातर मरीज जब वो बहुत बढ़ जाता है उसके बाद डॉक्टर तक पहुंचते हैं। तो बचाव के तरीके उपलब्ध हैं, हमें उनको समझना है और उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। जी जी जी। तो मैम ने जैसा कि बताया कि हम बहुत लेट हो जाता है तभी अवेयर होते हैं। मैम हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अभी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, और डॉक्टर साहिबा को भी भरत राम पटेल की तरफ से नमस्कार जा रहा है। जी जी नमस्कार। मैं गुप्तू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी भरत जी बिलासपुर से, क्या जानना चाहेंगे आप? मेरा पहला सवाल है कि क्या अगर किसी महिला को कैंसर है तो क्या बच्चे को भी कैंसर का डर सताता है? ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि क्या गर्भवती महिला है तो बच्चे को भी क्या कोरोना का संक्रमित होने का डर रहता है? ये मेरे दो प्रश्न है। गर्भवती महिला से कैंसर से बच्चे को, और कोरोना में भी सेम सवाल है कि गर्भवती महिला कैंसर पीड़ित है तो बच्चे को पहुंच सकता है या नहीं? कैंसर जैसे अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, तो आमतौर पे कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ से बच्चे को नहीं फैलता है। जी। ये कुछ बीमारियां जो होती हैं अनुवांशिक होती हैं, कुछ कैंसर जो होते हैं तो वो अगर जैसे किसी महिला को अंडाशय का कैंसर है जी, तो जो उनका बच्चा होगा, जब उनकी लड़की होगी, जब उनकी उम्र पे आएगी तब जाकर के उसको वो कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। पर सिर्फ अगर बात करें कि गर्भावस्था में एक कैंसर महिला से बच्चे को चला जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जी जी जी। मैम ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया कि कैंसर अनुवांशिक होता है, तो क्या हर कैंसर अनुवांशिक होता है? जैसे किसी को तंबाकू सेवन की वजह से अगर मुंह का कैंसर होता है या गले में कैंसर हो जा रहा है तो क्या उसके आगे की पीढ़ी को भी ये संभावना बढ़ जाती है? नहीं, ये चीज़ें देखिए, ये सारे ऑक्यूपेशनल एंड ये इस तरीके के भी कैंसर्स होते हैं। तो ये जो है आपके, जैसे अगर आप तंबाकू खाते हैं तो आपको चांस है, अगर आपके बच्चे तंबाकू नहीं खाते हैं तो उन्हें चांस नहीं है। तो जो अनुवांशिक कैंसर होता है वो जो इंटरनली हो रहा है अगर किसी को, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर घर पे किसी को ऐसा कैंसर है तो आप सभी को इलाज पहले से चेकअप करा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेज अगर शुरुआती है तो प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ने की संभावना है। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो कई महिलाएं हैं मासिक धर्म के टाइम पे, तो कुछ लोग सोचते हैं दवाई खाएं नहीं खाएं, इससे प्रॉब्लम बढ़ती है नहीं बढ़ती है, तो क्या है सही इसमें कि दवाई खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? पहली बात तो हमें ये जानना है कि ये जो मासिक में परेशानी हो रही है वो क्यों हो रही है। जी बिल्कुल, सबके दिमाग में ये चीज़ें होती है कि क्यों होती है ये परेशानी। तो जैसे मैं बोलूँगी कि एक मासिक जो होता है एवरेज अगर आपका 4 से 5 दिन चल रहा है, शुरू के 2 दिन थोड़ी ठीक ब्लीडिंग हो रही है, 3rd 4th डे 5th डे तक क्लियर हो जा रहा है, और शुरू के 1 दिन थोड़ा दर्द हो रहा है, तो ये काफ़ी हद तक नॉर्मल है। जी ठीक है। पर अगर वो दर्द बहुत ज़्यादा है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, नॉर्मल हम प्रिवेंशन के लिए क्या बोलते हैं कि आप उन दिनों में थोड़ा नमक खाना कम कर दें, चाय कॉफ़ी कम कर दें, थोड़ा गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर लें। तो ये सारे मेजर लेने से ही आपका जो दर्द है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मैम ये जवाब हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कुणाल खंडेलकर। कुणाल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से। जी जी बालाघाट से, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे? जी मैं जानना चाहता हूँ कि जो शहर, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से बात कर जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल मतलब वर्तमान समय में जो शहरों की लड़कियां हैं वो ज्यादातर धूम्रपान, सिगरेट और बहुत सारी चीजें मतलब करती है जी, तो क्या इससे भी कैंसर फैलने का डर रहता है? जी जी, जो शहरी लाइफस्टाइल है इस हिसाब से जो लड़कियां हैं आजकल काफ़ी एडिक्टेड हो चुके हैं इन सब की, तो इससे भी कैंसर की संभावना इन्हें बढ़ जाती है या नहीं? जरूर, बहुत सारे कैंसर जो होते हैं वो आपके लाइफस्टाइल से जुड़े हुए रहते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जो
टोबैको लेने से या तंबाकू लेने से आपके जो है लंग कैंसर हो सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग कुछ हद तक यूट्रस के कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बहुत आप ठीक बोल रहे हैं, लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो शराब तंबाकू हम सब जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सबको अवॉइड करना चाहिए। जी जी। मैम से हम ये पूछ रहे थे कि मासिक धर्म के दौरान जो इतनी तकलीफ़ होती है, इसमें हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? जैसे मैंने बताया कि थोड़ा उसमें नमक कम कर दें, कॉफ़ी चाय कम कर दें, हॉट वाटर बैग ले सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको इससे भी आराम नहीं हो रहा है तो एक बार आप अपना गायनिक चेकअप कराइए, गायनिकोलॉजिस्ट से मिलिए। कई बार बच्चेदानी में कुछ गठान होती है, अंडेदानी में कोई गठान होती है, तो उसकी वजह से अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसका कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है, तो वो देखा जाता है। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, कुछ यूट्रस में स्वेलिंग नहीं है, तो नॉर्मली जो डॉक्टर हैं वो पेन किलर्स देते हैं जो कि सेफ़ होते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। आप 2 दिन आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, घर में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं पेन की वजह से, तो जो बहुत सेफ़ पेन किलर्स जो होते हैं वो आप आराम से उन दिनों में ले सकते हैं। जी जी, सेफ़ पेन किलर्स लेने चाहिए हमें और बिना वजह अपने हिसाब से दवाई नहीं खानी चाहिए। मैम, एक फ़ीमेल के हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए उन्हें क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए, मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगी। कोशिश करिए आप अपना वेट मेंटेन रखिए। जी। का वेट जो है बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, उससे मासिक अनियमित हो सकता है, तो और वो बच्चा रहने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे भी हम केसेस देख रहे हैं जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आमतौर पे इनके मेजर जो है कॉज जो होता है इरेगुलर लाइफस्टाइल होता है। तो रात को हम जैसे टाइम से सो जाएं, दिन जो है जगने के लिए है, रात सोने के लिए है। जी। अभी देखा जा रहा है लोग बहुत ज़्यादा रात तक जगते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें आपकी दिनचर्या जो है वो बिगड़ रही है इन सारी चीज़ों की वजह से। खाने के लिए हम कहते हैं फास्ट फूड, पैक फूड, आप इसको कम कर दीजिए। पूरा बंद करना प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है, तो आप कोशिश करिए कि हफ्ते 10 दिन में आप एक बार बाहर खाएं, बाकी दिनों घर का खाना खाएं। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। आपका जो है एक्सरसाइज करने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपको बीमारियां नहीं होती हैं, आपका वेट मेंटेन रहता है, आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे होते हैं। फिर खाने में आप ध्यान दें, फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट, दूध, ये सब ज़रूरी है। सनलाइट बहुत ज़रूरी है। लोग धूप में निकलना बिल्कुल बंद कर दिए हैं, तो धूप में थोड़ी देर सुबह 15-20 मिनट कोशिश करिए। आप कुछ एक्सरसाइज अगर सुबह व्यायाम कर सकते हैं धूप में, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर स्वाति महोबिया थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे साथ। आप यहाँ पर आई और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, तो इसके लिए धन्यवाद मैम। हाँ, आपसे मुलाकात फिर से होगी। नमस्कार।